हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। आज हम इतिहास को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। इससे पहले हम लोग जितने यूरोपीय कंपनी भारत में है उसको देखे थे, आज उसके बाद का देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखे थे किस प्रकार यूरोपीय कंपनी, पुर्तगाल हो गया, डच हो गया, इस प्रकार ये भारत में एक के बाद एक आए, अपनी कोठी बनाए, कोठी का मतलब अपनी फैक्ट्री बनाए और व्यापारिक जो गतिविधि है उसका संचालन करने लगे। उसके बाद आपस में इनमें प्रतिस्पर्धा हुआ और एक एक करके ये एक दूसरे से लड़ने भी लगे और लड़ते लड़ते अंततः जो प्रमुख दो केंद्र हो गए, जो प्रमुख दो यूरोपीय कंपनी बचे, एक तो अंग्रेज थे और दूसरे थे फ्रांस। ये दो ही कंपनियां थी जो प्रमुख रूप से बची थी। पुर्तगाली भी बची थी, लेकिन पुर्तगाली जो कंपनी है उनकी शक्ति कम हो चुका था अब तक। तो जो दो प्रमुख कंपनियां थी ना, वो अंग्रेज और फ्रांस थे। तो इनके बीच जो युद्ध हुआ उसको मैं अभी बताने वाला हूं। तो इनके बीच संघर्ष का दो तीन युद्ध हुआ। इनको बोलते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, यहां लिख देता हूं कर्नाटक युद्ध। सिर्फ फैक्ट बताऊंगा, ठीक है, सिर्फ फैक्ट बताने वाला हूं। जो ये वीडियो का लेंथ है और नंबर बढ़ जाएगा, इसलिए सिर्फ फैक्ट सुनते चलो। पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 के मध्य। एक्चुअली ये कर्नाटक युद्ध स्टार्ट क्यों हुआ ना, यूरोप में, भारत में नहीं, यूरोप में फ्रांस और जो अंग्रेज थे या ब्रिटेन थे, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध स्टार्ट हो गया। ठीक, ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए, ऑस्ट्रिया यूरोप में एक जगह है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा हूं मैं, ऑस्ट्रिया बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना बात। ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए ये यूरोप में भिड़ गए। अब ये जो दो बड़े पावर हैं, एक अंग्रेज हो गए और दूसरे फ्रांसीसी हो गए। अब ये आपस में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए लड़ने लग गए यूरोप में। तो इसका प्रभाव भारत में भी दिखाई दिया। तो ये भारत में भी दो जो व्यापार करने आए कंपनी है, ये कंपनी भी आपस में लड़ने लगे। तो इसको दिया गया प्रथम युद्ध की संज्ञा, प्रथम कर्नाटक युद्ध। ये कर्नाटक के क्षेत्र में, ये देखो, ये इस क्षेत्र में, ये यहां पर वाले क्षेत्र में, ये यहां पर आपस में ये दोनों भिड़ गए लड़ने के लिए। ठीक है, तो ये युद्ध को हम लोग सेंट टोमे का युद्ध भी कहते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट टोमे का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, अब ये युद्ध समाप्त कैसे हुआ? तो एक संधि से हुआ। संधि मतलब ट्रीटी, ट्रीटी संधि। तो संधि का नाम भी आप याद रखना है, एक्स लॉ, मैं लिख देता हूं, एक्स लॉ शैपिल। इस संधि से ये युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, इस युद्ध में ना दोनों को ही कोई लाभ या हानि नहीं हुआ इस युद्ध में। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड की तरफ। अब इसी प्रकार आपको दूसरा भी याद रखना है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ये हुआ था 1749 से 54 तक। तो डेट याद नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं पृष्ठभूमि भी यहां पर डिस्कस नहीं करने वाला हूं, इसके पीछे कारण क्या था ये हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सीधा फैक्ट पढ़ने वाले हैं। दूसरा ये हुआ था। ठीक है, और इसमें आपको याद रखना है, अब ये जो युद्ध है ना, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इसका यूरोप से कोई लेना देना नहीं था। इस युद्ध का जो कारण है वो हैदराबाद के उत्तराधिकार के लिए, हैदराबाद के जो रियासत है, ये जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उत्तराधिकार के लिए दो स्थानीय राजा आपस में लड़ने लगे। तो एक का समर्थन ब्रिटिश सरकार ने किया
या ब्रिटिश के जो व्यापारी हैं उन्होंने किया, और दूसरे का समर्थन फ्रांसीसियों ने किया। तो इस प्रकार ये आपस में भी लड़ने लगे। तो ये दूसरा युद्ध है, और ये जो युद्ध है इसकी समाप्ति हुई पांडिचेरी की संधि के साथ। इसको आज हम लोग पुडुचेरी कहते हैं। तो ये पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ। उसके बाद देख लो तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से ये 7 साल चला, 63 तक। ये आपस में फिर से ब्रिटेन और फ्रांसीसी आपस में फिर से भिड़ गए यूरोप में। ये यूरोप में भिड़ गए, इस वजह से ये युद्ध भारत में भी दिखाई देने लगा। ठीक है, तो ये 3 युद्ध हुआ है, आपको तीनों युद्ध याद रखना है। और ये युद्ध जो तीसरा युद्ध है ना, ये पेरिस की संधि के साथ समाप्त हो गया। अब देखो, कभी इतिहास आप लोग जब पढ़ोगे ना, पहले तो बीएड कर लो, बीएड के बाद जैसे कंपटीशन एग्जाम दोगे तब इतिहास वगैरह पढ़ोगे ना, तब ये डिटेल में पढ़ लेना इसको, अभी तो काम चला लो इससे। ठीक है इसी प्रकार ना ये हो गया कर्नाटक युद्ध। फिर बंगाल में 2 फेमस युद्ध हुए। एक है प्लासी युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्लासी ना बोल के पलासी ज्यादा अच्छा लगेगा, पलासी का युद्ध, पलासी का युद्ध। डेट वगैरह याद रख लेना। ये 23 जून 1757, ये डेट याद ना हो तो ये ईस्वी याद रख लेना। 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। तो किनके बीच हुआ था? अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव, जो क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य ये पलासी का युद्ध हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, ये एग्जाम में कई बार बनता है, पलासी का युद्ध। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, सिराजुद्दौला के सेनापति थे मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया। इस धोखा की वजह से सिराजुद्दौला युद्ध हार गए और क्लाइव ये युद्ध जीत गए। ठीक, फिर क्लाइव है, इन्होंने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, कि मीर जाफर ने अंग्रेजों की मदद करी थी इस युद्ध में। ठीक है, सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। अब समझो मीर जाफर क्या था? सेनापति था इस युद्ध में। सेनापति का बहुत ही अहम भूमिका होता है युद्ध में। तो ये सेनापति होते हुए अपने साइड से युद्ध न लड़के अंग्रेजों के साइड से युद्ध लड़ना चालू कर दिया। तो ऑब्वियसली सिराजुद्दौला को हारना था गद्दार की वजह से। ठीक है, तो एक ये याद रख लेना। उसके बाद 1764 में आपको बक्सर का युद्ध याद रखना है। ये भी बंगाल से संबंधित ही है। बक्सर का युद्ध ये 1764 में हुआ। अब इस युद्ध में मजेदार ये है, इसमें एक ओर तो अंग्रेज थे और दूसरे ओर वही मीर जाफर जो क्लाइव के साथ मिल गया था। कौन से युद्ध में? पलासी के युद्ध में अगर ये मीर जाफर सिराजुद्दौला का साथ दिया होता तो अंग्रेज वो युद्ध को हार जाते। लेकिन इस मीर जाफर की गद्दारी की वजह से अंग्रेज वो युद्ध को जीत गए। अब बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, मीर जाफर अंग्रेज। लेकिन मीर जाफर के साथ और भी कुछ व्यक्ति थे, उनका नाम भी आपको याद रखना है। अवध के नवाब थे इनके साथ, अवध के नवाब जिनका नाम था सुजाउद्दौला, ये अवध के नवाब थे। और इनके साथ एक व्यक्ति और याद रखना है, मुगल सम्राट, तत्कालीन मुगल सम्राट जिनका नाम था शाह आलम द्वितीय। ये तीनों एक साथ मिलके अंग्रेज के विरुद्ध लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज ये युद्ध जीत गए। अब ये बक्सर का युद्ध और पलासी का युद्ध, ये 2 युद्ध जीतने के बाद ना अंग्रेजों को समझ में आ गया कि जो भारतीय शासक हैं ये कमजोर हैं, इनके पास सेना बहुत है
लेकिन इनके पास शस्त्र नहीं है, जो अंग्रेजों के पास आधुनिक शस्त्र थे उस समय। ठीक है, तो बड़े सी बड़ी सेना को अंग्रेज की छोटी सी छोटी सेना, सेना ना बोल के इसको टुकड़ी बोलूं मैं, बहुत छोटे सेना, फिर भी इतने बड़े सेना को युद्ध में हरा देते थे, क्योंकि इनके पास कूटनीति थी। कूटनीति का मतलब अंग्रेज क्या करते थे, इनके जो अधिकारी है, सेनापति है, इनको खरीद लेते थे और अपनी ओर मिला लेते थे। सो इस प्रकार अंग्रेज लगातार युद्ध जीतते गए। अब अंग्रेज और मैसूर का हम लोग देख लेते हैं। मैसूर के शासक थे हैदर अली, ये हम लोग देखे थे। ठीक है, हैदर अली के पुत्र का नाम था टीपू सुल्तान, जो कि बहुत ही फेमस है, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान ना अंग्रेजों से युद्ध लड़े, जिसको हम लोग बोलते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तो टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। ठीक है, इसको आप लूसेंट की बुक में देख लेना, जो लोग लूसेंट की बुक से पढ़ रहे हैं उसको देख लेना। ठीक है, बाकी इसमें ये याद रखना, चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध है उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये याद रख लेना। और कुछ संधियां भी हुई है, तो संधियां मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं यहां पर, हम लोग वीडियो को आगे लेके चलते हैं। अब देखिए, कंपनी को चलाने के लिए ना बहुत सारे गवर्नर आए, गवर्नर के बाद गवर्नर जनरल आए, उसके बाद वायसराय हो गए। इसको भी एक लिस्ट देख लेना, मैं थोड़ा बहुत बता दूं। बंगाल के गवर्नर, एक आपको नाम याद रखना है, बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव, ये वही क्लाइव है जिन्होंने प्लासी का युद्ध लड़ा था। ठीक है, प्लासी का युद्ध लड़ा था। तो इन्होंने बंगाल में ना द्वैध शासन, द्वैध शासन की व्यवस्था की। द्वैध शासन का मतलब 2 शासन। ठीक है, 2 शासन, जैसे तू एक जैसे बंगाल का जो नवाब है, नवाब देखेगा, क्या देखेगा नवाब, शासन व्यवस्था को देखेगा, कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा, सिंपल बोलूं कि कैसे आपको शासन चलाना है, क्या क्या काम करना, ये नवाब देखेगा। और अंग्रेज के जो अधिकारी है या जो गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव, ये संभालेगा राजस्व को। अंग्रेजों को मतलब केवल राजस्व से था, शासन तुम चला लो, राजस्व मैं संभाल लेता हूं, अंग्रेज ऐसे बोले। तो इसी वजह से तो फिर मीर जाफर नाराज होके फिर अंग्रेज से लड़ना चालू कर दिए, क्योंकि नवाब तो बना था मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर को शासन संभालने दे दिए, और जितने पैसे वसूल करना है, राजस्व इकट्ठा करना है, वो अंग्रेज देख रहे थे। इस वजह से फिर जो बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, ये पृष्ठभूमि बनी थी। ठीक है, अब एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि द्वैध शासन किसने चालू किया, तो रॉबर्ट क्लाइव, नाम याद रख लेना। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव क्या थे, बंगाल के गवर्नर थे। अब जो एक नाम याद रखना है वो है वॉरेन हेस्टिंग, इनका नाम याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग, इनका नाम याद रखना। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। उसके बाद और भी कुछ गवर्नर जनरल आए। मैं सीधा जा रहा हूं बेंटिंक के पास, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो विलियम बेंटिक है, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, भारत के पहले मतलब समूचे भारत के गवर्नर जनरल बने ये। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल बने, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और विलियम बेंटिक है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, समूचे भारत का। ठीक है, और उसके बाद आपको एक नाम याद रखना है यहां से, कैनिंग का, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, मैं फिर से लिख दूं इस पहले, जो लॉर्ड कैनिंग है ना, ये भारत के प्रथम वायसराय बने, भारत के प्रथम वायसराय। ये सब प्रश्न बनता है। ठीक है, ये सब प्रश्न बनेगा। अब करीब लगभग 20-25 आपको नाम यहां से याद रखने हैं। अगर आप बुक में देखोगे, लूसेंट की बुक में, तो 20-25 आपको नाम दिखेंगे कि कौन कौन गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कौन कौन से काम किए, ये सब प्रश्न बन सकता है। ठीक है, लेकिन अब समय कम होने के कारण मैं उसको भी शॉर्ट करूंगा। मैं एक काम करूंगा ना, जो बहुत ही काम के गवर्नर जनरल हैं उसको मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा।
जो उनके प्रमुख काम है वो मैं टेलीग्राम में अपलोड करूंगा। अब यहाँ पर पढ़ाया नहीं जा सकता, बहुत टाइम लग जाएगा उसको पढ़ाने में, ठीक है, तो उसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा आपसे। अब जैसे मैंने आपको बताया लॉर्ड क्लाइव का द्वैध शासन नीति, ठीक है, अब इसको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही याद रख लेना कि लॉर्ड क्लाइव ने द्वैध शासन नीति को लागू किया था बंगाल में, ठीक है, द्वैध का मतलब दो, दो शासक, है ना। उसी प्रकार वेलेजिली का, ये भी एग्जाम में बनता है, वेलेजली की सहायक संधि, सहायक संधि, ठीक है, एग्जाम में से भी आएगा कि सहायक संधि की जो नीति है वो किसने दिया था, तो वेलेजली। क्या है, समय मिलेगा तो बाद में बात कर लेंगे। उसके बाद तीसरा आपको याद रखना है लॉर्ड डलहौजी, ये तो बहुत फेमस है, आप लोग सब सुने होंगे नाम, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति। तो हड़प नीति किसने दिया था, लॉर्ड डलहौजी ने। ये सब याद रखना, ये सब एमसीक्यू में प्रश्न बन सकता है। सहायक संधि किसने, लॉर्ड वेलेजली, वेलेजली ने सहायक संधि। अपने लॉर्ड डलहौजी अपने हड़प नीति से ना जो सबसे पहले राज्य को हड़पे थे वो था सतारा, सतारा को 1848 में, ये सबसे पहले डलहौजी ने सतारा को हड़प लिया। और सबसे अंतिम में फिर सतारा के बाद मैं आपको बता दूं जयपुर आता है, संबलपुर आता है, इसके आगे आप पढ़ोगे उदयपुर, फिर झांसी का 1853 में, नागपुर 1854 में, इस प्रकार नागपुर को 1854 में उन्होंने अपने साम्राज्य में, मतलब अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है, तो ये सब याद रख लेना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, देखो लिटरली बताओ ना, इतिहास बहुत बड़ा होता है। मेरे पास जो बुक रखा हुआ है ना, एक तो दृष्टि आईएएस का बुक मेरे पास रखा हुआ है, दूसरा मेरे पास बर्नवाल का बुक रखा हुआ है, ये मेरे टेबल में ही पड़ा है, और तीसरा लुसेंट का बुक रखा हुआ है, चौथा मेरा खुद का नोट्स रखा हुआ है। अब ये सब बुक में जो ये दृष्टि का बुक है वो करीब करीब 400 450 पेज का है, बर्नवाल का बुक भी लगभग 450 पेज का है, और लुसेंट में तो इतिहास ज्यादा से ज्यादा 50 पेज में या 60-70 पेज में दिया है। अब इतना सिलेबस है, अब इसको मैं एकदम छाट छाट के सेलेक्ट करना भी ना बड़ा मुश्किल काम है, और एक वीडियो में कंप्लीट कर देना, 2 वीडियो में कंप्लीट कर देना, अगर इतिहास डिटेल में पढ़े तो महीनों लग जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा समझने का प्रयास करना, जिनको जहां भी डाउट हो ना वो कमेंट करना, मैं समय मिलते ही रिप्लाई करूंगा या नेक्स्ट वीडियो में उसको बताऊंगा। अब एक दो फैक्ट और याद रखो। अब भू राजस्व व्यवस्था, अंग्रेजों ने भू राजस्व का मतलब क्या होता है कि भूमि स्वामी से किस प्रकार राजस्व टैक्स की वसूली करेंगे, टैक्स की वसूली करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने कुछ नीति बनाया। तो इसमें पहला है स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, इसको जन्म दिया था कार्नवालिस ने, कार्नवालिस ने 1793 में इस समय इसको जन्म दिया था। ये भारत के मतलब जो ब्रिटिश भारत है, ब्रिटिश भारत के 19% भाग में, क्षेत्र था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में इसे लागू किया गया, ठीक है। इस व्यवस्था में क्या होता था, एक जमींदार होता था, एक जमींदार की नियुक्ति की जाती थी, वो जमींदार किसानों से टैक्स वसूली करता था और वसूली करके 1/11 भाग अपने पास रखता था और 10/11 भाग अंग्रेजों को देता था, ठीक है। तो इसमें जमींदार क्या करता था ना, मनमाने टैक्स वसूली करता था किसानों से, जिससे किसान क्या होते गए, भूमिहीन मजदूर हो गए। जो किसान टैक्स वसूली नहीं कर पाता, जो किसान टैक्स नहीं दे पाता था ना, उसकी भूमि को जमींदार अपने कब्जे में ले लेता था। तो इस प्रकार टैक्स तो किसान दे ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि टैक्स का जो रकम था बहुत ज्यादा वसूली करते थे। तो इस वजह से जो किसान है वो भूमिहीन मतलब उनकी भूमि तो चली गई, अब वो मजदूर बन गए अपने भूमि में। तो ये एक स्थायी बंदोबस्त प्रणाली याद रख लेना। उसके बाद सेकंड में लिख रहा हूं, सेकंड है रैयतवाड़ी।
रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसके जन्मदाता है टॉमस मुनरो, टॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड, कैप्टन रीड। इन्होंने इसे 1792 में भारत के 51% क्षेत्र में, भारत के 51% क्षेत्र में इसे लागू किया। तो ये क्षेत्र कौन कौन से थे? मद्रास, बंबई, दक्कन, इन क्षेत्रों में इसे लागू किया। ठीक है, रैयत का मतलब होता है प्रजा। अब यहां पर अंग्रेज सीधा प्रजा से टैक्स को वसूली करते थे, यहां कोई जमींदार नहीं था इस व्यवस्था में। ठीक है, उसके बाद आया तीसरा, आपको जो पढ़ना है वो है महालबाड़ी, महालबाड़ी या वाड़ी, महालबाड़ी व्यवस्था। इसको, इस व्यवस्था के जन्मदाता है हॉल्ट मैकेंजी। अब देखो मेरे को नाम ये सब क्यों याद है, क्योंकि मैं काफी टाइम से पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो मेरे को ये चीज याद है। अब आप लोग आज पहली बार सुन रहे होगे, अभी तो अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अभी अभी ये सब चीज पढ़ रहे हो, तो मुश्किल होगा एक दिन में पढ़ना, लेकिन कुछ याद रखिए, ऑप्शन देख के शायद याद आ जाए, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड। ठीक है, इन्होंने ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र में, जिसमें से थे मध्य प्रांत, यूपी और पंजाब का कोई क्षेत्र, कुछ क्षेत्र, यहां पर इस व्यवस्था को लागू किया। ठीक है, यहां महाल का अर्थ होता है गांव, तो इस व्यवस्था में ना सीधा गांव से टैक्स वसूली करते थे। एक गांव का इतना कर है वो निर्धारित कर दिया, अब उस गांव से इकट्ठे एक बार में टैक्स की वसूली करते थे अंग्रेज। ठीक है, इसके बाद एक और याद रख लेना, ये 3 कठिया प्रथा, 3 कठिया प्रथा। इस प्रथा के अकॉर्डिंग अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज ने एक व्यवस्था कर दिया था कि किसानों को अपने जमीन के 3/20 भाग में, 3/20 भाग में नील की खेती करनी, नील की खेती करनी है। ठीक है, नील की खेती मतलब कमर्शियल खेती हो गया, जो कपड़े को रंगने का काम आता है, नील, उसकी खेती करना जरूरी कर दिया, नील की खेती। तो इसके विरोध में क्या हुआ था